हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशंस में जो इम्पोर्टेंट एंजाइम पार्टिसिपेट किए थे जैसे डीएनए पॉलीमरेज। मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में जो है हम लोग थोड़ा अलग से जानेंगे और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सबके बारे में हम लोग को अलग तरीके से अलग से वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि नीट में क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जैसे कि किस में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, किस में पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन कौन डिस्कवर किया था। तो ये सब चीज़ें जो है आज हम लोग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ अगर इसके बारे में जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग देखे थे तो उसमें डीएनए रिप्लिकेशन देखे थे, डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। तो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट की हम लोगों ने जब बात किया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम था। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम था जो ट्रांसक्रिप्शन में रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को सबसे पहले आर्थर कॉर्नबर्ग 1956 में जो है डिस्कवर किए थे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहाँ पे देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आर्थर कॉर्नबर्ग 1956 में डिस्कवर किए थे। देखिए इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोट के केस में खोजा था और इन्होंने ये भी बताया, जैसे अगर हम लोग एक बात करें तो क्वेश्चन ये आया है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन सब में जो है कौन सा एंजाइम मोस्ट अबंडेंट होता है सेल में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन सेल। ठीक, दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसकी जो जब ये जो काम कैसे करता है, पहली चीज़ कि आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रिप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड विदाउट प्राइमर जो है रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो प्राइमर जो होता है या तो आरएनए भी हो सकता है या तो डीएनए भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है आरएनए को कंसीडर किया जाता है, इसलिए क्योंकि आरएनए में क्या होता है कि 2 प्राइम ओएच ग्रुप भी होता है और 3 प्राइम पे भी होता है। तो 2 प्राइम ओएच ग्रुप जो है वो एंजाइम को थोड़ा उसमें बाइंडिंग में जो है प्राइमर से और स्ट्रैंड से बाइंडिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है सूटेबल होता है आरएनए प्राइमर को लिया गया, कंसिडर किया जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के रिप्लिकेशन जो होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम लोग बात किए थे डीएनए प्राइमेज जो है डीएनए प्राइमेज जी जो है इसकी सिंथेसिस करता है। जो प्राइमर होता है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्दर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा और रिप्लिकेशन होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा और ये 5 प्राइम नए डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इतनी तो बातें हम लोग पढ़े थे रिप्लिकेशन में। लेकिन अब यहाँ पे जो ये जो लाइन में लिखा हूँ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब देखिए आरएनए पे डिपेंड है। आरएनए को एज अ सबस्ट्रेट यूज करके, सबस्ट्रेट कहे या तो एज अ मार्कर यूज करके, वो जो है एज अ प्राइमर यूज करके डीएनए की ही सिंथेसिस करा रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये पहली चीज़ की देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉल फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ। ये 103 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है।
अगर इसका जब हम लोग प्रोटियोलिसिस करते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें 5 किलो डाल्टन का ये प्रोटीन होता है। ये 2 सब यूनिट से मिल करके बना होता है। जो लार्ज सब यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनो फ्रेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 103 किलो डाल्टन का होता है। इसमें जो है 2 सब यूनिट होती है इसकी। जब हम लोग प्रोटियोलिसिस करते हैं, जब यहाँ पे हम लोग इसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटियोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे 68 किलो डाल्टन और 35 किलो डाल्टन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन 2 सब यूनिट में ब्रेक हो जाता है। जो लार्जर सब यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनो फ्रैगमेंट। ठीक, क्लिनो फ्रैगमेंट। देखिए क्वेश्चन आया है अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है। जो क्लिनो फ्रैगमेंट होता है, क्लिनो फ्रैगमेंट में 2 एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम इसको बारे में बात कर रहे हैं एक्सोन्यूक्लिएज पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी एक्चुअली होती क्या है। और जो जो स्मॉल सब यूनिट होता है इसमें जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अब क्वेश्चन ये पूछता है क्लिनो फ्रेगमेंट जो है कौन सी एक्टिविटी शो करता है। को ऑप्शन दे देगा 5 to 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग, 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज और 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज। या तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा या दोनों ऑप्शन दे देगा। तो याद रहना चाहिए क्लिनो फ्रेगमेंट जो है दोनों में से 5 to 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग भी देखता है, 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज भी देता है। अगर हम लोग स्मॉलर सब यूनिट से जल्दी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इसमें जान जाइए कि 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी जो है स्मॉलर सब यूनिट जो है देता है। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म जानना बहुत जरूरी है, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी क्या होती है और पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी क्या होती है। देखिए पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी की। पॉलीमराइजेशन, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था कि जैसे डीएनए ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और यहाँ पे जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड का जो है एडिशन होता है और न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐड होते हुए चले जाते हैं और एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी क्या होती है कि ये 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। ठीक, 5 to 3 डायरेक्शन में होती है और इसमें न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी ये काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी काम करता है, लेकिन मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम की अगर बात की जाए तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। ठीक, तो ये रहा पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी के बारे में। दूसरा जो इसका बात है, दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है, एक्सो मतलब आउटर साइड में, न्यूक्लिएज मतलब कटिंग एंजाइम। मतलब जब डीएनए का स्ट्रैंड, जब हम लोग एक डीएनए के स्ट्रैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो है आउटर साइड में जब कटिंग होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेज। और एक होता है इंडोन्यूक्लिएजेज। इंडोन्यूक्लिएजेज में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका एंजाइम का नाम है, देखिए मैं बता रहा हूँ, डीएनएज फर्स्ट। ठीक, डीएनएज फर्स्ट जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या काम करता है कि स्ट्रैंड को जो है रैंडमली कहीं भी क्लीव करता है। और जैसा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में इसको पढ़ाऊंगा आगे तो सुनेंगे। तो ऐसे एंजाइम होते हैं इंडोन्यूक्लिएज जो बीच में स्ट्रैंड को कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज जो होते हैं किनारे से कट करते हैं। ठीक, तो ये रहा जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ डीएनए पॉलीमरेज के फर्स्ट के बारे में है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट निक ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है।
निक ट्रांसलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है। इसका क्या मतलब हुआ? निक ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो रहा है? देखिए जैसे यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए, मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, ठीक, डीएनए स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक। इसमें क्या हुआ? सपोज कोई न्यूक्लियोटाइड का जो है एडिशन गलत हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन गलत हो गया, उस न्यूक्लियोटाइड को निकालना है तो क्या होता है? इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहता है, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है जगह जगह से क्लीव करके उसमें न्यूक्लियोटाइड को एक्साइज कर निकाल लिया जाता है। तो इसका स्ट्रैंड अगर हम लोग देखें तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, ठीक। 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या हो रहा है? निक क्रिएट हो जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? निक, ठीक। अब इसमें क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? इस निक को जो है फिल करता है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से देखने को मिलेगा हमें। देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी रहता है, साथ ही साथ डीएनए लाइगेज भी रहता है। डीएनए लाइगेज को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। क्वेश्चन आया है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज यहाँ पे साथ में मिल करके काम करते हैं और एक नए स्ट्रैंड को फिर से स्ट्रैंड को जो है रिन्यू कर देते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड जो है मिसमैच न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है उसको निकाल देते हैं। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। इनकी हम सबके बारे में हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं कौन क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। एक पे हम लोग लिख लेंगे एंजाइम, यहाँ पे इसमें लिख लेंगे हम लोग एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग न्यूक्लियेजेज, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ठीक। अब देखिए एंजाइम के बारे में, इसमें हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब देखिए पहला एंजाइम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल फर्स्ट। पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी क्या होती है? 5 टू 3 प्राइम, मतलब अगर इसको हम कहें एस, इसमें भी कहेंगे क्या? एस, इसमें भी एस, ठीक। 3 टू 5 प्राइम एक्टिविटी क्या होती है? जैसे देखिए यहाँ पे डीएनए क्या होता है? 5 टू 3 प्राइम, 3 टू 5 प्राइम, और यहाँ पे क्या होता है? 3 टू 5 प्राइम। इसमें क्या होता है कि सपोज डीएनए पॉलीमरेज, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे अगर फिक्स करूँ, डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते हुए यहाँ से जा रहा है न्यूक्लियोटाइड को, तो न्यूक्लियोटाइड को जब ऐड करते हुए जाता है तो न्यूक्लियोटाइड को फिर ऐसा तो है नहीं कि एक्यूरेसी तो बिल्कुल एग्जैक्ट होती नहीं डीएनए पॉलीमरेज की कि इतनी ज़्यादा कि कोई न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड ही ना करे। तो कभी कभी क्या होता है, गलत न्यूक्लियोटाइड जब ऐड कर देता है तो उस समय क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास ही ऐसी एक्टिविटी होती है जो 3 टू 5 प्राइम जो है अपना न्यूक्लियोटाइड को वहाँ से निकाल देता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि 5 टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो होती है ये भी ठीक उसी प्रकार होती है। जब 5 टू 3 प्राइम डीएनए सिंथेसिस हो रही है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर गलत ऐड हो जाता है तो फिर इसको जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ता है। और ये एक्टिविटी जो होती है ये बहुत ही स्पेशल एक्टिविटी होती है जो केवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में प्रेजेंट होती है, बाकी और किसी में हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डीएनए पॉल सेकेंड, तो इसमें क्या होगा? एस, इसमें भी क्या होगा? इसमें नो, इसमें एस। और यहाँ पे अगर हम लोग डीएनए पॉल थर्ड,
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है प्रोकैरियोट के केस में 10 सब यूनिट का होता है, ठीक है। और यूकैरियोट के केस में भी हम लोग इसको यूकैरियोट के केस में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि यूकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में कितनी सब यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी क्या होता है एस, और इसमें क्या होता है नो, और इसमें क्या होता है एस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ में भी ये एक्टिविटी नहीं होती है, बाकी ये दोनों एक्टिविटी उनमें फोर्थ और फिफ्थ में भी होती है। देखिए फोर्थ और फिफ्थ जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म होता है, और उसके बाद में डीएनए डैमेज मैकेनिज्म होता है। तो इसमें जैसे रिपेयर मैकेनिज्म में तो इसमें क्या होता है कि डीएनए में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर गलत न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है तो उस न्यूक्लियोटाइड को निकालना और उसको रीसील करना, उसको फिर उसके बाद में उसको फर्दर जो है एक मतलब एक तरह से पूरा एक्यूरेट डीएनए के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना, उसमें न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करना। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ होता है, डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ होता है, ये सब इंजाइम जो है वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन मेन रिप्लिकेटिंग इंजाइम की अगर हम लोग बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये प्राइमर जब रिमूव होता है तो वहाँ पे जो है स्ट्रैंड को, जैसे भाई प्राइमर रिमूव होता है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है, जैसे डीएनए है और यहाँ पे सपोज यहाँ प्राइमर है, तो अब यहाँ पे डीएनए की नई स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो गई, ठीक। फिर यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर हमें जोड़ना तो ये प्राइमर को तो हटाया जाएगा, जब प्राइमर को हटाते हैं तो यहाँ पे जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इतने स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो इतने स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, तो इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए रिप्लिकेशन में। तो ये सब रहा पूरा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। और अगली वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे इसका जो डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट के केस में, तो वहाँ पे बस बहुत ही माइनर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पे हम लोग एसएसबी की बात किए थे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, वहाँ पे हम लोग रेप्लिकेटिंग प्रोटीन आरपीए की बात करेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत माइनर जो है डिफरेंसेस रहेंगे, तो उसको हम लोग बारी बारी से उसको देखते हुए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। बाकी ये पूरा जो है डीएनए पॉलीमरेज के फर्स्ट के बारे में रहा। और यहाँ से क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 90% यहाँ पे चांस रहते हैं कि क्वेश्चन डीएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन नीट में हमेशा आया है, ठीक है। तो इसको वीडियो आई होप कि वीडियो जो है पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ठीक है। और इसी तरह वीडियो जो है हम अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए हम प्रेजेंट करते रहेंगे। और आई होप कि जो है आप लोगों को इससे पढ़ने के बाद जो है हमें लगता है कि जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे बहुत ज़्यादा आराम होता होगा। क्वेश्चन वगैरह अगर करते होंगे तो इसको पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ईजिली हो जाते होंगे। और इसी तरह जो है बस क्वेश्चन इसको पढ़ना है, पढ़ के उसके बाद में इसको नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके और एक बार बस रीडिंग करके उसके बाद में आप क्वेश्चन करिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका लेस नहीं करेगा, ठीक है, सब क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। और ये जो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी नहीं है, हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और जो भी चीज़ें हैं ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि अब बियॉन्ड द सिलेबस बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सिलेबस में मिलेंगी। जैसे एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी को कहते हैं ना कि वो मतलब गागर में सागर भरना, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें उसमें रखा है, लेकिन उसमें बस केवल टर्मिनोलॉजी डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से बन के आ जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं बारी बारी से इसको बताता चलूँगा। जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन में उठा के देखिए, सब चीज़ें आपको मिलेंगी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कुछ समझते, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये बहुत ज़्यादा सिलेबस के बियॉन्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के बेस पे ही चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से अलग भी देते हैं। वो चीज़ें वही, जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर जो है क्लिनो फ्रेगमेंट वगैरह के बारे में नहीं बात किया गया है। लेकिन क्वेश्चन मैंने देखा नीट में क्वेश्चन इस प्रकार से आया है, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं वो सारा चीज़ मैं जो है उसको कवर करता चलूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू।